नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 8 में लगा नाटक अंजो दीदी, जो उपेंद्र नाथ अश्क का है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक के जीवन परिचय से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो उपेंद्र नाथ अश्क का ये नाटक है। तो उपेंद्र नाथ अश्क का जो जन्म है वो 14 सितंबर 1910 को जालंधर के कल्लोवानी मोहल्ले में हुआ था। अश्क जी के पिता का नाम माधवराम तथा माता का नाम श्रीमती बसंती देवी था। सारस्वत ब्राह्मण और भारद्वाज गोत्र वाले अश्क जी 8 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 8 भाई बहन थे। किंतु उनके बड़े भाई और इकलौती बहन दोनों का बचपन में ही निर्धन हो गया था। अश्क जी के बचपन का नाम था इंद्र नारायण। क्या नाम था? इंद्र नारायण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बचपन का नाम पूछ सकता है। किंतु यह नाम पसंद न आने के कारण पिता ने उनका दूसरा नाम उपेंद्र नाथ अश्क रखा था। उपेंद्र नाथ अश्क जी बचपन में अपने नाम के पीछे सनावर अर्थ तैराक उपनाम लगाते थे। क्या नाम लगाते थे? सनावर। उपेंद्र नाथ अश्क जी अपने लड़कपन में कवि कश्मीरी लाल अश्क अपना हीरो मानते थे। माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उपेंद्र नाथ अश्क जी जो है अपने नाम के पीछे अश्क उपनाम लगाना शुरू कर दी। उपेंद्र नाथ अश्क जी के पिता स्टेशन मास्टर थे। उनका स्वभाव मनमौजी, बेपरवाह एवं क्रूर था। उनके पिता स्कूल के दिनों में गुंडों के रिंग लीडर थे। स्वयं उपेंद्र नाथ अश्क जी अपने पिता के बारे में कहते हैं कि मेरे पिताजी अपनी तरह के अकेले आदमी थे। स्टेशन मास्टर लड़कपन में ही पीने लगे थे। पीते ही नहीं थे, जुआ भी खेलते थे और दासियों पर रुपया उड़ाते थे। बात के धनी और दरिया दिल। घर कैसे चलता है, वह छोटे छा बेटे कैसे पलते हैं, उसका भार बीवी पर छोड़े हर तरफ की चिंता फिक्र से मुक्त मौज उड़ाते थे। यद्यपि अश्क जी अपने शिखरस्थ व्यक्तित्व के प्रेरणा स्रोत पिता को ही मानते हैं। उनके पिता अपने पुत्रों को सदैव बुलंदियों को छूने की बात करते थे। अश्क जी के शब्दों में कि पिताजी कहते थे कि शिक्षा प्राप्त करो, विद्वान बनो, किसी व्यवसाय में कमाल हासिल करो, गुंडे बनो तो शहर में सबसे बड़े गुंडे बनो, शायर बनो तो टैगोर और शेक्सपियर बनो। ठीक है, ऐसे उनके पिता के विचार थे। उपेंद्र नाथ अश्क जी कहते हैं कि आज मैं 50 वर्ष का होने आया हूँ तो पाता हूँ कि मैं जो कुछ बना हूँ अपने पिता के उपदेशों के कारण ही बना हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे जन्म पर चाहे उन्हें खुशी न हुई हो, पर आज वे जिंदा होते तो देखते कि उनकी शिक्षा बेकार नहीं गई और उन्हें ज़रूर खुशी होती। अश्क जी कहते हैं कि एक बार उसकी माँ ने कहा था कि मैं लिख सकती हूँ, अपने दुख की कहानी लिखती, और मैंने कहा माँ तुम फिक्र ना करो, मैं लिखूँगा और मैं लिख रहा हूँ, उसके दुख की नहीं, अपने और दूसरों के दुख की भी। अश्क जी की प्रारंभिक शिक्षा 1919 में जालंधर में हुई थी। 1927 में हाई स्कूल की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। 1927 से 1929 तक डीएवी कॉलेज जालंधर के इंटर कॉलेज के द्वितीय श्रेणी में तथा 1931 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अश्क जी की शादी 22 वर्ष की उम्र में 1932 में एक ग्रामीण प्रवेश की लड़की शीला से संपन्न हुई। अश्क जी की लालसा जज बनने की थी, अतः शादी के बाद भी पढ़ते रहे। अपनी पढ़ाई और घर खर्च ट्यूशन पढ़ा करके पत्र पत्रिकाओं के लिए कहानी लिखते। शीला से अश्क जी को एक पुत्र उमेश की प्राप्ति हुई, किंतु बच्चे को जन्म देते ही शीला तपेदिक रोग से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। वस्तुतः अश्क जी की पत्नी की प्रेरणा से ही आगे की पढ़ाई और जज बनने का दृढ़ निश्चय हुआ, किंतु पत्नी की मृत्यु से वे इतने आहत हुए कि न केवल पढ़ाई छोड़े बल्कि सारी पुस्तकें भी बेच डाली। पारिवारिक और सामाजिक दबाव के कारण अश्क जी ने पहली पत्नी की मृत्यु के 5 वर्ष बाद 1941 में माया नामक युवती से शादी की। अश्क जी की दूसरी शादी भी असफल रही। यही कारण दूसरी पत्नी अहम भाव से युक्त संकुचित व्यक्तित्व पति को बंधन में जकड़ने वाली तथा झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। अश्क जी की दूसरी पत्नी जो माया थी 19 दिसंबर 1941 को एक पुत्री को जन्म दिया, किंतु पुत्री के जन्म से पूर्व ही अश्क जी ने तलाक दे दिया था। अश्क जी ने तीसरी शादी जो है 12 सितंबर 1941 को कौशल्या से की, जो देखने में सुंदर के साथ बहुत समझदार और व्यवहारिक भी थी। आजीविका के लिए भी अश्क जी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। बीए करने के दौरान ही अध्यापक बने, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए। उर्दू के प्रसिद्ध कवि
मेलाराम वफा की पेशकश पर उर्दू के दैनिक पत्र भीष्म में करीब 25 वर्ष तक महीने की नौकरी की। अस्कजी प्रसिद्ध कथाकार सुदर्शन जी के संपर्क में भी आए। सुदर्शन जी उनकी पत्रिका चंदन में कुछ कहानियाँ भेजी, ठीक है, इनकी कुछ कहानियाँ चंदन में भी छपी। सुदर्शन जी के सहयोग से ही अस्क जी को लाला लाजपत राय के दैनिक पत्र वंदे मातरम में भी नौकरी लग गई। वंदे मातरम में भी नौकरी की। अस्क जी वंदे मातरम में छोड़ने के बाद वीर भारत में एक रात की शिफ्ट में ड्यूटी काम किए, फिर 1 महीना भूचाल नामक साप्ताहिक पत्रिका में भी काम किया। अब इनके द्वारा साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? भूचाल में भी काम किया था। कुछ दिनों तक प्रीत लड़ी से हिंदू उर्दू संस्करण के संपादक के रूप में काम किए तथा वहां छोड़ने के बाद दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो में हिंदी सहायक के रूप में नियुक्त हुए। 1945 में अस्क जी को फिल्म जगत में प्रवेश मिला। यहाँ उन्होंने कहानी, गीत, अभिनय आदि अनेक प्रतिभाओं का परिचय दिया, परंतु इस कार्य को उनकी आत्मा स्वीकार नहीं की और वे फिल्म जगत छोड़ दिए। फिल्म जगत के अनुभव के बारे में अस्क जी कहते हैं कि फिल्मों के लिए संवाद लिखते समय मुझे यही लगता था कि मैं वेश्यावृत्ति से जी रहा हूँ। वेश्या अगर शरीर का व्यापार करती है तो ऐसा लेखक अपनी प्रतिभा का। 1949 में कौशल्या जी ने नीलाभ प्रकाशन प्रारंभ किया। कौशल्या जी ने क्या किया? नीलाभ प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से ब्याज पर कर्ज भी लिया था। शुरुआती दौर में नीलाभ प्रकाशन में अच्छी आमदनी हुई, किंतु इसके बाद घाटे में जाने के कारण अस्क जी को चून की दुकान तक करनी पड़ी थी। उपेंद्रनाथ अस्क की मृत्यु जो हुई थी 19 जनवरी 1996 को हुई थी। अस्क जी की अपनी लेखनी के शुरुआती दौर में उर्दू से किए गए, किंतु 1932 में प्रेमचंद जी के कहने पर हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। उपेंद्रनाथ अस्क को कथाकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो उनके बड़े भाई सुरेंद्र नाथ शर्मा का रहा है। सम्मान एवं पुरस्कार भी मिला है इनको। तो 1952 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रयाग अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष, सन 1961 में असम हिंदी साहित्य सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष, सन 1965 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ कहानी नाटककार की उपाधि, सन 1972 में नेहरू पुरस्कार से सम्मानित एवं रूस जाने का निमंत्रण। अस्क की रचनाएं जो हैं काव्य संग्रह में हैं। दीप जलेगा 1950, चांदनी रात और अजगर 1952 में, बरगद की बेटी 1949 में, अंगूर की बेटी उर्मिया और नाटक इनके हैं। नाटक में है जय पराजय 1937 में, स्वर्ग की झलक 1939 में, छठा बेटा 1940 में, कैद और उड़ान 1950 में, पैदरे 1953 में, अलग अलग रास्ते 1954 में, आदर्श अर्थात 1954 में, अंजू दीदी जो है 1955 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अंजू दीदी का प्रकाशन वर्ष। आप में लगा है तो इसका प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखिएगा। भंवर जो है 1961 में, आंधी गली 1963 में, बड़े खिलाड़ी 1967 में, लौटता हुआ दिन 1972 में। एकांकी इनकी देख लेते हैं। एकांकी इनकी यहाँ से शुरू करते हैं। तो एकांकी इनकी है पापी जो है 1938 में, वैश्या 1938 में, लक्ष्मी का स्वागत 1938, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लक्ष्मी का स्वागत, और अधिकार का रक्षक 1938 में, जोक 1939 में, आपस का समझौता 1939 में, पहेली 1939 में, विवाह के दिन 1939 में, देवताओं की छाया में 1939 में, खिड़की जो है 1941 में, सूखी डाली 1941 में, चमत्कार 1941 में, नया पुराना 1941 में, बहनें 1942 में, कामदा 1942 में, मैमुना 1942 में, चरवाहे 1942 में, चिलमन 1942 में, चुंबक 1942 में, तौलिया 1943 में, पक्का बाना 1944 में, कायसा साहब कैसी आए 1946 में, तूफान से पहले 1947 में, आदि मार्ग 1950 में, बदसिया 1950 में, कस्बे के क्रिकेट क्लब का उद्घाटन 1950 में, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ 1951 में, मस्के बारजो का स्वर्ग 1951 में, अंधी गली के 8 एकांकी 1956 में, साहब को जुखाम 1954 से 59 के बीच एकांकी है, भंवर 1961 में, मुखड़ा बदल गया 1980 में। कहानी संग्रह में इनके आ जाओ। पिंजरा 1944 में, अंकुर 1944 में, छींटे 1949 में, वैंगन का पौधा 1954 में, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ 1959 में, पलंग 1961 में, आकाशवाणी 1966 में, प्रतिनिधि कहानियाँ डांची मैम ने, बैंगन का पौधा, नासूर, चारा काटने की मशीन, बच्चे, कैप्टन रशीद, पलंग, देशभक्त, पिंजरा, अजगर आदि। उपन्यास में आ जाओ। इनके उपन्यास देख लेते हैं। सितारों के खेल 1940 में, गिरती दीवारें 1947 में, गरम राख 1952 में, बड़ी बड़ी आंखें 1954 में, पत्थर अल पत्थर 1957 में, शहर में घूमता आईना 1963 में, एक नन्ही
कंदील। 1969 में बांधो ना नाव इस ठाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1974 में ये किसी में पूछी भी जा चुकी है, पीजीटी या टीजीटी, आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इस टाइम, बट ये पूछी गई कृत है इनकी। निमिषा 1980 में, एक रात का नरक 1968 में, पलटती धार 1997 में। संस्करण में आ जाओ इनके, मंटो मेरा दुश्मन 1956, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेदी मेरा हमदम मेरा दोस्त 1986 में। निबंध डायरी पत्र इनके देख लेते हैं। ज़्यादा अपनी कम पराई 1959 में। रेखाएं और चित्र 1955 में। अपनी जीवंत कथा चेहरे अनेक 5 भाग जो है 1977 से 88। संपादन जो है प्रतिनिधि एकांकी का नए रंग एकांकी 1956 में हुआ। संगीत जो है 1953 में। अनुवादकार जो है इनका रंग साज 1958 में। रूस के प्रसिद्ध कहानीकार एंटन चेखव के लघु उपन्यास का अनुवाद किया है। ये आदमी ये चूहे 1950 में। स्टीन बैंक का उपन्यास आओ माइस एंड मैन का अनुवाद किया है। हिज एक्सेलेंसी 1959 में। दास्तोवस्की के लघु उपन्यास डर्टी स्टोरी का अनुवाद किया है। क्षितिज के आर पार तथा लंबे दिन की यात्रा, रात में वो नील के नाटकों के अनुवाद किया है। आत्मकथा है 5वां खंड, चेहरे अनेक, इनके 2 हैं, ठीक है, आत्मकथाएँ। आलोचना में हिंदी कहानी और फैशन। हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय, अंजो दीदी नाटक। अब अंजो दीदी नाटक का परिचय। अंजो दीदी नाटक की रचना उपन्यास अस्क ने 1955 में की थी। कब की थी? 1955 में। इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 5 पुरुष पात्र हैं और 4 स्त्री पात्र हैं। अंजो दीदी नाटक के मुख्य पात्रों में अंजो दीदी जो है, श्रीपत है, ओमी है, वकील साहब है, अनिमा है, राजू है, नीरज है, मुन्नी है, रघु है, ठीक है। अंजो दीदी नाटक समस्या प्रधान नाटक है। इसमें एक पुरुष पात्र श्रीपत, श्रीपत जो है अंजलि का भाई, और एक स्त्री पात्र अंजू की प्रधानता है। अंजू के परिवार में उसका पति इंद्र नारायण जो वकील है, 11 वर्षीय पुत्र नीरज, घर के नौकर मुन्नी और रघु है। नाटक की शुरुआत डाइनिंग रूम से होती है, जहाँ नाश्ते से देरी होने पर अंजू दीदी अपने यहाँ काम करने वाली मुन्नी पर गुस्सा करती है। अंजू का मानना है कि जीवन एक महान गति है। प्रातः एवं संध्या उसकी सुइयाँ हैं जो नियमबद्ध होकर एक दूसरे के पीछे घूमती हैं। अंजू दीदी नाटक में जो अंजू बचपन से ही नाना के यहाँ पली बड़ी है और नाना जी के ही अनुशासनात्मक विचार अंजू दीदी पर हावी हो जाता है, जो मृत्यु उपरांत रहता है। मतलब उनका पालन पोषण उनके नाना ने किया है, तो वो उसी हिसाब से सारे काम टाइम पर करती हैं। नाटक की एक स्त्री पात्र अनिमा है, जो अंजू की सहेली है। वस्तुतः अंजू दीदी अभिजात वर्ग की महिला की कहानी है, जिसमें नाना के मिले गुणों के कारण हठ है, जिससे दूसरों को परास्त कर देती है। नाटक में अंजू कई बार अपने नाना के सिद्धांतों की दुहाई देती है, जिससे वह कहते हैं कि मेरे स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, वक्त की पाबंदी समय की पहली निशानी है, सुघड़ापा नारी का आभूषण है आदि। जो मतलब उनके नाना जी बोलते रहते थे, वही वो दोहराती रहती हैं कि मेरे नाना जी कहा करते थे, मेरे नाना जी ये कहा करते थे। सुबह होते ही अंजू की 8 बजने वाली पाबंदी परिवार पर लागू होने लगती है। मुन्नी को डांटते हुए कहती है 8 बज गए और नाश्ता कब पता नहीं है। मतलब 8 बजे अगर नहीं आया नाश्ता टेबल पे तो हड़ताल मचा दी। अंजू का अनुशासनात्मक रूप न केवल परिवार पर बल्कि घर के नौकरों पर भी प्रभावी रहता है। मतलब परिवार के सदस्य तो झेलते ही झेलते हैं, साथ में जो नौकर होते हैं उन पर भी वो अपने सिद्धांतों को लागू करती है। अंजू का भाई जो है श्रीपत अपने बहन से बिल्कुल विपरीत है, मतलब टाइम वाइम का समय का ध्यान नहीं। शिष्टाचार के बारे में उसका मानना है कि शिष्टाचार विवाह का, यूँ कह लो बंधन का प्रतीक है। एक दिन आकाशात्मक श्रीपत अपनी दीदी के घर आता है। वह अंजू के इस अहमवादी सोच को मिटाना चाहता है, ठीक है, वो बदलना चाहता है कि ऐसा ना करो। श्रीपत लादे गए अनुशासन को अस्त व्यस्त कर देता है। वह अपने जीजा और भांजा नीरज को साथ लेकर दही के बड़े, मूंग के लड्डू, कुल्फ़ी आदि का मज़ा लेता है। श्रीपत घर के नौकरों को कुल्फ़ी आदि खिलाता है, यहाँ तक कि अपनी बहन अंजू को भी खाने को कहता है, पर वह नहीं खाती है। अंजू अपने बेटे नीरज को डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या बनाना चाहती थी? डिप्टी कमिश्नर, जबकि वह क्रिकेटर बनना चाहता था।
जो नीरज है वो क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन उसकी माँ डिप्टी कलेक्टर बनाना चाहती थी। ये पूछ भी सकता है कि नीरज क्या बनना चाहता था, उसकी माँ क्या बनाना चाहती थी। श्रीपत अपने भांजा नीरज को क्रिकेटर के रूम बनाने की ख्वाहिश का समर्थन करते हुए 2 घंटे की जगह 4 घंटे क्रिकेट खेलने की सलाह देता है। वो कहता है कि जो तुम्हारा मन करे आप 2 घंटे की जगह आप 4 घंटे खेल लो, क्रिकेटर बनना चाहते हो तो क्रिकेटर ही बनो। श्रीपत के कहने पर उसके जीजा इंद्र नारायण जो है दिलकसा होटल में खूब शराब पीता है। अंजू को अपने पति की शराब पीने की आदत बर्दाश्त नहीं होती है और वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। प्रथम अंक यहीं समाप्त हो जाता है। मतलब वो ये चीज़ स्वीकार नहीं कर पाती और अपने को सुसाइड कर लेती है। नाटक के दूसरे अंक की शुरुआत भी बैठक तथा डाइनिंग रूम से होती है। अंजू अब नहीं है, किंतु उसका प्रभाव अब भी घर पर ओमी जो नीरज की पत्नी के रूप में देखने को मिलता है। अब अंजू दीदी तो नहीं है, उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो जो नीरज की पत्नी ओमी है वो अब अंजू दीदी के जैसे वो रोल चलाती थी, जैसे वो घर को चलाती थी, अब वो चला रही है। नीरज अपनी माँ के जो है वसूल के बिल्कुल प्रतिक्रिया स्वरूप रहता है। वह अपने मामा श्रीपत की तरह स्वच्छंद प्रवृत्ति का हो जाता है। नीरज ना तो डिप्टी कमिश्नर बन पाता और ना ही क्रिकेटर का कप्तान, बल्कि वह सिटी मजिस्ट्रेट बनकर रह जाता है। नीरज अपने पुत्र नीलम, अब नीरज का पुत्र क्या है, नीलम, वो क्रिकेट का कप्तान बनाना चाहता है, तो उसकी पत्नी ओमी उसे ICS बनाना चाहती है, लेकिन स्वयं नीलम जो है कवि बनना चाहता है। अब फिर वही जिस पीढ़ी का द्वंद्व है कि अपनी जो माता पिता अपनी इच्छाएं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, और बेटा का मन क्या है कि वो टीचर बने। तो ऐसे यहाँ पर भी है। अब नीरज क्या, वो उसको क्रिकेटर बनाना चाहता है और उसकी पत्नी ICS बनाना चाहती है, और वो स्वयं जो है लेखक बनना चाहता है, कवि बनना चाहता है। श्रीपत जो है 20 वर्षों बाद, फिर अंजू के मरने के बाद 5 वर्षों बाद, मतलब श्रीपत जो है 20 वर्ष बाद, अब 20 वर्ष का है इतना अंतराल रखा गया है, 20 वर्ष के बाद दूसरा अंक का होता है, ठीक है। 5 वर्ष बाद फिर अपने स्वर्गीय दीदी के घर आता है और अंजू की आत्महत्या करने पर कहता है कि वह सख्त मार्बिड, मतलब सनकी थी। वह नीरज के पुत्र नीलम को भी कवि बनने की सलाह देता है, जैसे कभी उसके बाप को क्रिकेटर का कप्तान बनने की सलाह देता था, जैसे नीरज को वो कप्तान बनने की सलाह दिया करता था। अंजू का पति वकील से जज बन गए हैं। अब उनका जीवन भी संयत हो चला है। वसुधा जीते जी अंजू जो ना कर सकी वह करने के बाद दिखा दी। नाटक के अंत में श्रीपत अपने जीजा से कहता है कि अंजू दीदी दिल के दौरे से नहीं मरी हैं, बल्कि जहर खाकर मरी हैं, और उसने यह सब उनकी शराब की आदत छुड़वाने के लिए किया था। इस नाटक में अंजू दीदी परिवार की व्यवस्था को कठोर अनुशासन और अत्यधिक नियंत्रण रखने वाली, परंतु अंत में स्वयं के अहंकार का शिकार हो आत्मघात करने वाली नारी के रूप में चित्रित हुई हैं। इस नाटक का प्रधान पुरुष पात्र जो है श्रीपत, अंजू के अनुशासन, नियंत्रण, सभ्यता एवं शिष्टाचार आदि की व्यवस्था का विरोध करते हुए परिवार के अन्य सदस्यों को इंसान की तरह स्वच्छंद जीवन जीने का संदेश देने वाले के रूप में चित्रित हुआ है। वस्तुतः इस नाटक में अंजू दीदी जो है और श्रीपत अपने अपने प्रयत्नों में रत हैं। अंजू मरकर भी अपने हुकूमत का वातावरण छोड़कर जाती हैं, और जो श्रीपत उस परिवार में बार बार उपस्थित होकर अपने स्वच्छंदतावादी विचारों से उस दमघोटू वातावरण को तोड़ देता है। अंजू दीदी नाटक में जो अंजू और श्रीपत के बीच परस्पर विरोधी विचारों का संघर्ष ही कथावस्तु का केंद्र है। अंजू दीदी के जो कर्नाटक के महत्वपूर्ण संवाद है उनको देख लेते हैं। तो प्रथम अंक का होता है, प्रथम अंक में क्या होता है, स्वर्गीय नाना जो कहा करते थे समय निष्ठा सभ्यता की पहली निशानी है, अंजू दीदी कहती है, इनका पूरा नाम अंजलि है। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि सुगड़ापा नारी का आभूषण है और सदाचार पुरुष का, अंजू दीदी का ही कथन है। अपने घर को तुमने घड़ी सा बना रखा है, सब मानो उसके पुर्जे हों। अनिमा जीवन स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयाँ हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। ये जो है अनिमा का कथन है कि वो कहते हैं कि अपने घर के तुमने घड़ी सा बना दिया है, सब उसके मानो पुर्जे, ये अनिमा का कथन है। लेकिन ये जो दूसरा है यहाँ से, तो ये है कि जीवन स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयाँ है, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती, ये अंजलि का कथन है। विवाह की कल्पना में जो आनंद है वह विवाह में कहाँ, श्रीपत का कथन है। वकील तो यौवन का प्रतीक है और जज बुढ़ापा का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रीपत का कथन है। भरी बज़्म में रात की वह बात कह दी, बड़ा बेअदब है, सजा चाहता हूँ, श्रीपत गुनगुनाते हुए कहता है। शिष्टाचार विवाह का जो कह लो कि बंधन का प्रतीक है,
उधर आपका विवाह हुआ और इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ा। श्रीपद का कथन है। मेरे विचार से आचार व्यवहार के सभी नियम उपनियम विवाहित लोगों के अधेड़ दिमागों की उपज है। श्रीपद का कथन है। लट उलझी सुलझा जा रे बालम, अपने हाथ लगा जा रे बालम। श्रीपद का कथन है। ना काम के ना काज के, अढ़ाई सेर अनाज के। अंजलि का कथन है। यहाँ दस्तूर जवाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने के तरसती है जवाब मेरी। श्रीपद का कथन है। उम्मीद तो बन जाती है, यकीन तो हो जाती है, वादा न वफा करते वादा तो किया होता है। श्रीपद का ही कथन है। नकामे तमन्ना दिल इस सोच में रहता है, जो होता है तो क्या होता है, यूँ होता तो क्या होता। श्रीपद का कथन है। स्वर्गीय नाना जी कहा करते हैं, जिसमें स्वर्गीय आ जाए वो समझ लो अंजू के दीदी का ही कथन है। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि नींद ना आए तो भी खाना खाने के बाद कुछ देर लेटना चाहिए। अंजलि का कथन है। मेरे घर में ब्रेक का क्या काम, मेरा घर इस घड़ी की बात चलेगा निरंतर सांझ सवेरे। अंजलि का ही कथन है। घड़ी टूट गई रघु, शायद मैंने इसे ज़्यादा चाबी दे दी थी। अंजलि का कथन है। घर के भाग्य का पता जैसे देहड़ी से चलता है, वैसे ही मालिकों की संस्कृति का मान नौकरों की सभ्यता से है। अंजलि का है। उपेंद्रनाथ अस्क के जो इस नाटक के बारे में विद्वानों की राय है उनको देख लेते हैं। तो बच्चन जी का है। बच्चन जी कथन क्या है कि उपेंद्रनाथ अस्क जो हिंदी के पहले नाटककार हैं जिनका अध्ययन रंगमंच की ओर गया। ठीक है, ये उनका कथन है। नगेंद्र का कथन है कि उपेंद्रनाथ अस्क जो है हिंदी के पहले ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भाव बोध से जोड़ा है। गणपत चंद्र जो गुप्त का है कि व्यंग की तीखी चोट करने में अस्क जी बराबरी हिंदी का और कोई एकांकी नहीं कर सका है। ठीक है, उनकी बराबरी कहना है कि इनके जो अंजू दीदी नाटक इनकी बराबरी कोई नहीं कर सका है। कपिल देव राय जो है परंतु साहित्य के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ जो है प्रविष्ट होने का मूल कारण जहाँ तक हमारी समझ में आता है वह उनकी पहली पत्नी की मृत्यु होती है। ख्वाजा अहमद अब्बास कहते हैं कि काम करता ही रहता है, लिखता ही रहता है, हंसता ही रहता है, लिखता ही रहता है, नाम अस्क है और काम हंसना और हंसाना है। कृष्णचंद्र जो है कि कहता है कि मैं ऐसा जिद्दी मुस्तकिल मिजाज धुन का पक्का साहित्यकार बहुत कम देखा है। अस्क ने जब लिखना शुरू किया उस वक्त साहित्यकारों के लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, लेकिन उन दिनों का संघर्ष अत्यधिक तीव्र था। पर अस्क ने परिस्थितियों की परवाह न करते हुए उन्हीं में से रास्ता निकालते हुए न नौकरी की, न वकालत की और न साहित्य को ही पेशा बना लिया। डॉक्टर भैरव प्रसाद गुप्त का है कि अस्क जी के व्यक्तित्व को एक आध जो है संस्मरण में उतार देना मुझे कठिन दिखाई पड़ता है। अपनी सारी रोचकता, नाटकीयता और फपकड़पन और बहुरूपियन तथा खुलेपन के लिए हुए भी उनका व्यक्तित्व इतना विषम, इतना गहरा, इतना विरल, इतना गंभीर तथा इतना ठोस है कि एक दो नहीं 150 संस्करणों के बल पर भी उनकी जो एक काम चलाओ तस्वीर उतार लेना कठिन है। तो ये थे अंजू दीदी नाटक से कुछ महत्वपूर्ण कथन, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनको मैंने कवर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।